वेलकम बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे नवोदय के फॉर्म आ चुके हैं, साथ ही साथ हमारा एनएमएस का फॉर्म भी आ चुका है। तो क्लास 8 वाले बच्चे तैयार हो जाइए मेरे साथ इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। हम तैयारी करेंगे बच्चों नवोदय की, एनएमएस की, अटल की और साथ ही श्रेष्ठा परीक्षा। ठीक है, मेरे वीडियोस के जरिए आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल ही फ्री में कर पाएंगे और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि रोज आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा और वीकली हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि जो हमारा सिलेबस है बच्चों वो थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, तो एक दिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम नवोदय, एनएमएस, अटल और श्रेष्ठा परीक्षा के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी परीक्षा को कौन से बच्चे दे सकते हैं। आज के वीडियो में बच्चों हम हल करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस को, जो आपके चारों परीक्षाओं यानी अटल, श्रेष्ठा, एनएमएस और नवोदय चारों परीक्षाओं में विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और विज्ञान के जो नंबर हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस रहेगा मैथ और साइंस पे। इसके साथ साथ बाकी विषयों पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम फोकस हम रखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथ और साइंस पे। ठीक है, चलिए आज की तैयारी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस पराबैंगनी किरणों को सबसे अधिक रोकती है? यहाँ पर बच्चों आंसर पहले से लिखा हुआ है तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट। अब हम क्या है, अल्ट्रावायलेट तो लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन उसमें भी कौन सी पराबैंगनी किरण को सबसे अधिक रोकता है? तो सी। अगर केवल अल्ट्रावायलेट लिखा है तो आप केवल अल्ट्रावायलेट पे टिक लगाएंगे और अगर अल्ट्रावायलेट सी लिखा है तो आप अल्ट्रावायलेट सी पर टिक लगाएंगे बच्चों। यूवीसी के बाद बच्चों जो ये रोकती है, किसको रोकती है? यूवीबी को। यूवीए को ये बिल्कुल भी नहीं रोकती है क्योंकि ये बहुत कम हानिकारक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस को अवशोषित करते हैं? अब अवशोषित का मतलब क्या है बच्चों? कि लेते हैं। ठीक है, लेते हैं, है ना, हमें इस वर्ड से जो है परिचित हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 6O2 निकलती है। प्रश्न 3, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वॉटसन और क्रिक यानी ऑप्शन ए। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है बच्चों, जो इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से, तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था बच्चों वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, प्रश्न 4, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो हमें पता है कि रक्त को छानने का काम या रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? गुर्दा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। किडनी की कौन सी संरचना है जो रक्त को छानने का कार्य करती है? तो उसका अगर आंसर आएगा बच्चों तो उसको हम लिखेंगे नेफ्रॉन। प्रश्न 5 है बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। हम यहाँ पर ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाता है? तो बच्चों पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण जो है वो क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रस्ट। देखिए बच्चों, अगर हम पृथ्वी का एक सेक्शन कट करें तो इस तरह की इमेज हमारी बुक में दी होती है। तो जो बाहरी परत होती है ठोस आवरण, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो बाहरी आवरण को हम बच्चों क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं मेंटल, और अंदर की लेयर को हम कहते हैं कोर। ठीक है, ये भी आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड होता है। तो यहां पर हमसे पूछा था कि बाहरी ठोस आवरण को क्या कहते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैस से अगर द्रव बन रहा है बच्चों, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? तो इसको हम कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन इसका उल्टा, द्रव से अगर गैस बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं आसवन।
क्या कहते हैं बच्चों, आसवन। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा ऊर्ध्वपातन, तो डायरेक्ट ठोस से अगर गैस बन जाती है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो वाष्पीकरण मैंने आपको बता दिया, या वाष्पन। संघनन हो गया हमारा गैस से द्रव बनना, वाष्पीकरण हो गया द्रव से गैस बनना, ऊर्ध्वपातन हो गया हमारा ठोस से गैस बनना। ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है कि अगर गैस से डायरेक्ट हम ठोस बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं बच्चों, निक्षेपण। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चारों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन ढोता है, यानी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आरबीसी में कौन करता है। तो हम सब ने पढ़ रखा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है और यही ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है बच्चों, यही ऑक्सीजन को कैरी करता है। प्रश्न 9, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो बच्चों अब यहाँ पर लिखा है वायु, जल, इस्पात या निर्वात, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस्पात। क्यों, क्योंकि ये ठोस है और हमने पढ़ रखा है कि ध्वनि ठोस में सबसे तेज गति करती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन सी इस्पात को हमने यहाँ पर सही किया हुआ है। ठीक है, एक और प्रश्न आता है बच्चों कि क्या ध्वनि तरंग निर्वात में चल सकती है, तो नहीं, निर्वात में नहीं चल सकती है। इसी प्रश्न को कभी कभी घुमाकर पूछता है कि क्या अंतरिक्ष में अगर एक व्यक्ति आपको बुलाए तो आपको सुनाई देगा, तो हमें सुनाई नहीं देगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय एक ही वर्ड है। हमने पढ़ा है कि ऊर्जा के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक होते हैं अनवीकरणीय और एक होते हैं नवीकरणीय। अब यहाँ पे इन्होंने अनवीकरणीय के लिए गैर नवीकरणीय वर्ड यूज कर लिया है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय क्या होते हैं बच्चों, जिन्हें हम पुनः आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। नवीकरणीय जिन्हें हम पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, ये सब इसमें आता है। अनवीकरणीय में क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा क्या हो गई, नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, जल ऊर्जा नवीकरणीय, जबकि कोयला ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो ऑप्शन सी को हम सही लगाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 11 हमसे कह रहा है परासरण यानी ऑस्मोसिस की परिभाषा क्या है। ठीक है, ऑस्मोसिस की परिभाषा क्या है, तो ऑस्मोसिस की परिभाषा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का गमन परासरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम किशमिश भिगोते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि वो किशमिश फूल जाती है ना, सूखी हुई किशमिश को अगर हम पानी में भिगोएं तो वो फूल जाती है। तो ये किसका उदाहरण है, ऑस्मोसिस या परासरण का। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि जल का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ये हमारा बच्चों अगर हृदय है, ठीक है, हम इस तरह से बना लेते हैं, तो हमारा हृदय 4 भागों में बटा होता है। इधर होता है बायां अलिंद, नीचे होता है बायां नीले। अब बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बायां इधर बनाते हैं, हमेशा बायां आप इस साइड बनाएंगे जिस साइड आपका दायां हाथ है। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा दायां अलिंद और यहाँ हो जाएगा दायां नीले। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो फिगर हम देख रहे हैं वो अगर मान लीजिए कोई आदमी इस तरह से यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है, इसी का हार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका ये वाला जो हैंड है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा और ये वाला हैंड होगा राइट हैंड। ठीक है, अगर इस तरफ हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बायां अलिंद लिखते हैं और बायां नीले, और इधर दायां अलिंद और दायां नीले। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, हमने सबने कहानी सुनी हुई है कि एक सेब का पेड़ था, उसके नीचे न्यूटन बैठे थे और अचानक से उनके सर पर एक सेब आकर गिरा, और उसके बाद इन्होंने कई चीजों को ऊपर से नीचे गिराकर देखा, तो इन्होंने देखा कि सारी चीजें नीचे ही गिर रही हैं। फिर इन्होंने उसको नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति किस दिशा में होती है, बच्चों पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या काउंटर क्लॉकवाइज।
इसी को हम दूसरी भाषा में वामावर्त भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, वामावर्त भी कहते हैं। और इसी वजह से हमें सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। हमें ऐसा आभास होता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है। मूव कौन कर रहा है? मूव तो अर्थ कर रही है बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हमें सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देता है। प्रश्न 15, पौधों में जल का परिवहन किस सूतक से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, जाइलम। इसको याद रखने की मेरी ट्रिक है बच्चों कि पौधों में हमें दो ही चीज पूछता है, जल और भोजन या भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो जल को हम याद रखेंगे, जल, जा से जल, जा से जाइलम। और भोजन को इंग्लिश में हम कहते हैं फूड, ठीक है। तो हम याद रखेंगे एफ से फूड है, और हम इसको प्रोनाउंस भी फ्लोएम को जो है वो फ से करते हैं, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे फ्लोएम, ठीक है। तो फूड को कौन करेगा? फ्लोएम। और जल को कौन करेगा? जाइलम। प्रश्न 16, गर्मी में किसी वस्तु का फैलना क्या कहलाता है? तो गर्मी में किसी वस्तु का फैलना, ऑप्शन बी हम यहाँ पर लिखेंगे प्रसार, ठीक है। तो प्रसार है क्या? गर्मी से वस्तु का आकार बढ़ना प्रसार है। अब इसका बच्चों जो एग्जाम्पल है हमारी लाइफ, जो रेल की पटरियां लगाई जाती हैं बच्चों, उनकी दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि जब गर्मी आए तो इनमें प्रसार हो, तो ये आपस में लड़कर टूटे नहीं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि रेलवे की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो ठोस के प्रसार के कारण छोड़ी जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि बच्चों स्टेपीज है। ये कहाँ पाई जाती है? कान में। और कान में कहाँ पाई जाती है? मध्य कान में, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। और फीमर क्या है? तो फीमर हमारी जो है सबसे लंबी हड्डी है, फीमर, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जांघ। नेक्स्ट, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो बच्चों इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अब बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है? तो वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो सूर्य से हमारी ऊष्मा आती है उसको सोख लेती हैं, ठीक है, और इस ऊष्मा को फिर वापस जाने से रोकती हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो आप तीनों याद रखें, और मीथेन। ये तीनों मानी जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन। तो ये तीनों मेन जो हैं। इसके अलावा आपका एक और है, वो भी आप नोट कर लेंगे कॉपी में, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न 19, नाभिकीय ऊर्जा किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो हम जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा जो है या तो नाभिकीय विखंडन या संलयन से मिलती है, ठीक है। विखंडन का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये परमाणु है बच्चों, तो इसको तोड़ दिया जाए, ठीक, तो इसको हम परमाणु बम कहते हैं। अब अगर दो परमाणु को जोड़ दिया जाए, परमाणु प्लस परमाणु, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं संलयन, ठीक है। जैसे हमारा सूर्य में दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है, ठीक है। तो ये इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर पूछे कि विखंडन से ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है या संलयन से, तो हम लिखेंगे कि संलयन से बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लोरोफिल किस रंग का वर्णक है? तो क्लोरोफिल हम सब जानते हैं कि हरे रंग का वर्णक है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हरा रंग किसका हो गया बच्चों? क्लोरोफिल का, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि बहुत से पौधे और भी अलग अलग रंग में पाए जाते हैं। तो पीला या नारंगी रंग जो है ये किसके कारण पाया जाता है? तो इसको हम लिखते हैं कैरोटीनॉइड्स की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीनॉइड्स की वजह से, ठीक है। इसके अलावा नीला रंग जो है ये किसके कारण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बच्चों एंथ्रोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से? एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। और लाल रंग भी कैरोटीनाइड की वजह से पाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने जीवोत्पत्ति सिद्धांत को खारिज किया? तो पहले बच्चों हमें ये जानना होगा कि जीवोत्पत्ति सिद्धांत क्या था। तो जीवोत्पत्ति सिद्धांत कहता था कि जीवन निर्जीव चीजों से भी उत्पन्न हो सकता है, यानी निर्जीव चीजों से जीवन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इसको खारिज किसने किया बच्चों? तो लुई पास्चर। ऑप्शन 1 हम टिक करेंगे। लुई पास्चर ने इसका खंडन किया।
इसके लिए इन्होंने बच्चों अपना जो है स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है, स्वान नेक फ्लास्क जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने प्रूव किया कि बिना पूर्व मौजूद जीवन के नया जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी पहले से कोई जीवित रहेगा तभी उससे नया जीव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता बच्चों डेसिबल में नापी जाती है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ना चाहेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि, ठीक है। तो श्रव्य क्या होगा? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक अगर ध्वनि की आवृत्ति है तो हम उसे कहते हैं श्रव्य, और यही ध्वनि हम सुन पाते हैं, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से अगर नीचे है तो उसे हम कहते हैं अपश्रव्य या इंफ्रासाउंड, और अगर 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर है ध्वनि की आवृत्ति तो हम उसे कहते हैं पराश्रव्य। इन दोनों को हम नहीं सुन पाते हैं, इनसे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन ए, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बच्चों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। यहीं पर आप बच्चों नोट डाउन करेंगे कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। तो आप इसको भी नोट कर लें, तीनों हमें याद होने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। अब प्रतिरोध होता क्या है बच्चों? यदि कोई परिपथ है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक विद्युत परिपथ है और इसमें जो है विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करेगा, है ना, विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर का रक्तचाप बच्चों सामान्यतः 120/80 mmHg होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। ये बच्चों अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान 1969 में ये चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा से जुड़ा हमारा भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है, हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरा था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हमारा देश पहला देश था बच्चों। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लैंडर का नाम क्या था बच्चों? तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या रखा गया था? तो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। प्रश्न 29, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बच्चों ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता है। क्यों बनता होता है? क्योंकि इसका गलनांक जो है वो अधिक होता है। इसके साथ ही हमसे पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में बच्चों अक्रिय गैसें जैसे ऑर्गन भरी जाती है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। और गैस कौन सी भरी होती है? आर्गन। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को बच्चों हम भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बच्चों शनि ग्रह से जो प्रश्न पूछा जाता है तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ ही पृथ्वी को जो है हम नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न 31,
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में बच्चों नाइट्रोजन गैस है, लगभग 78%। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अलावा अन्य गैसें जो होती हैं बच्चों वो 0.97% और इसमें अशुद्धियां भी होती हैं। प्रश्न 32, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहां से शुरू होती है? तो बच्चों मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले मुंह से शुरू होती है। मुंह में जो हमारी लार पाई जाती है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है और इससे हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बच्चों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा बच्चों। इससे जुड़ा एक और फैक्ट है कि क्या प्रकाश निर्वात में चलता है? तो बिल्कुल, प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे तेज गति से चलता है। ऑप्शन 34, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो अभी हमने ऊपर देखा बच्चों, भोजन को हम कहते हैं फूड, तो फ्लोएम। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अवश्य सफलता आपके कदम चूमेगी। बाय बाय बच्चों।